नमस्कार बच्चों, आज हम भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। वहाँ से ही परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और आज दूसरा टॉपिक लेकर आए, यहाँ से परीक्षा में लगातार क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उस पर पढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान के जो सोर्स हैं। जो हमारा भारत का संविधान है, जब इसको बनाया तो हमने कई देशों से कई चीजें अपने संविधान में ली। उन्हीं सब जो सोर्स हैं विश्व के संविधान से लिए हैं, आज हम उन पर ही चर्चा करेंगे। वहां से आप परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं यार। तो टॉपिक क्या है हमारा? भारतीय संविधान में विदेशी स्वरूप। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो विदेशी सोर्स है हमारे संविधान को बनाने में लिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो हमें ध्यान दीजिए, हमारे भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो जो हमारे संविधान के आलोचक हैं, भारतीय संविधान के जो आलोचक हैं, वो भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? उधार का थैला। कि भारत का संविधान तो उधार का थैला है, हमने दुनिया के कई देशों से सोच लिए हैं। लेकिन जो हमारे संविधान के समर्थक है, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें या अन्य जो भी, वो लोग कहते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है दुनिया के संविधानों का निचोड़ है। ये बात ध्यान रखना कि उधार का थैला कहना थोड़ा अनुचित है। अगर ये कहना हमारे लिए उचित होगा कि भारत का संविधान दुनिया के संविधानों का क्या है? निचोड़ है। हमने दुनिया के जितने भी संविधान उनकी अच्छी चीजों को अपने संविधान में डाला है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन भी किया है। ये बात ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में। तो भारतीय संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, और बनकर तैयार कब हुआ था? हमारा लागू हुआ और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ था। और पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब हमारे जो विदेशी सोर्स हैं, अगर इनमें देखा जाए तो सबसे बड़ा सोर्स अगर माना जाता है तो भारत शासन अधिनियम, जो हमारा भारत शासन अधिनियम था 1935। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इस जो अधिनियम, यहाँ से हमने अपने संविधान में कम से कम 250 से अधिक आर्टिकल्स, 250 से अधिक अनुच्छेद यहाँ से लिए हैं। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, वहां से हमने कम से कम 250 अनुच्छेद अपने संविधान में वही सीधे डाल दिए गए हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हमें क्या आंसर देना होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके अलावा लगभग 70% भाग आता है इसके अंतर्गत, जो कि हमने सीधे संविधान में डाल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कई देशों से हमने अच्छी जो चीजें हमें लगी, उनमें हमने उनको अपने संविधान में जगह दी। तो इसमें पहला तो अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्रोत है, तो हमें पता है क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटेन के संविधान से कुछ चीजें ली हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने कुछ चीजें ली हैं। तो सबसे पहला संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था चलती है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब हमने कहां से अपना लिए? हमने ये ब्रिटेन से अपना लिए। और लोकसभा, राज्यसभा के आधार पर हमने चुनाव प्रक्रिया को अपनाया। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि लोकसभा का नेता होता है, वही भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये सब हमने कहां से अपनाया है? हमने ये ब्रिटेन से लिया है हमने। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिया है ब्रिटेन से हमने? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी जो राष्ट्रपति का पद है भारत में,
उसके जो पावर्स हैं वो हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। नाम नहीं लिया हमने, केवल उसके जो पावर्स हैं वो लिए हमने कहां से? ब्रिटेन से लिए। अगला हमने क्या लिया? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का एकल नागरिकता क्या होती है? जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया वो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता से मतलब है कि जो भारत के लोग हैं, आप भी हो चाहे हम हो, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ये कभी नहीं कहते हम कि मध्य प्रदेश के नागरिक हैं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं, केवल और केवल हम भारत के नागरिक हैं। हमारे देश के अंदर केवल एक ही एकल नागरिक प्रणाली है, उसके अंतर्गत केवल हम भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा भारत का जो व्यक्ति होगा वो विदेशों की भी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, किसी ने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो भारत के अंदर क्या है? एकल नागरिकता। और ये कहां से लिया प्रावधान हमने? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला है अधिक मत के आधार पर जीत। अधिक मत के आधार पर जीत, यानी जो हमारे यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली है, उसमें हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिलेंगे, उसको ही जीता हुआ मान लिया जाएगा। हमारे यहाँ ये मतलब नहीं है कि किसको 20% मिल रहा है या 30% मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इससे मतलब है कि सबसे ज्यादा मत किसको मिलेगा वही हमारे यहाँ जीता हुआ कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये कहां से लिया है हमने? ये भी हमने ब्रिटेन से लिए है। अगला आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी हमने कहां से ली है? ये हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिमंडल प्रणाली क्या होती है कि जो हमारे संघ में और राज्य में कुछ सरकार के द्वारा चलाने के लिए जो कार्यपालिका होती है, उसके जो संघ के द्वारा कुछ मंत्री बनाए जाते हैं। वर्तमान अगर भारत देखा जाए तो टोटल लोकसभा के मेंबर्स का 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। वो भारत की पूरी कार्यपालिका का संचालन करते हैं, यानी हम सीधा कहें तो सरकार को चलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मंत्रिमंडल, और जो मंत्रिमंडल शब्द अगर इसका उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 352 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, मंत्रिमंडल का। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारे संविधान में विधि का शासन, यानी हमारे यहाँ विधि का शासन भी है। ये भी हमने कहां से लिया है? विधि का शासन, यानी कि जो भारत देश होगा इसमें कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून ही सर्वोच्च है। जो हमारे संविधान में लिख दिया है जो कानून है उससे बढ़कर कुछ नहीं है, और ये कानून सभी के लिए समान है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो भारत का, चाहे निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, सबके लिए समान कानून है। ठीक है, तो ये हमने कहां से प्रावधान लिया है? ये प्रावधान भी हमने आपका ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दूसरा सोर्स, अगर पहला देख लिया हमने कि हमने ब्रिटेन से लिया, अब दूसरा जो संविधान का स्रोत है वो है अमेरिका। अमेरिका से हमने कुछ चीजें ली हैं जो हमारे लिए जरूरत। अमेरिका, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका की हम बात करें तो सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में 12 से 35 तक जिसका वर्णन है उसके वो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और मौलिक अधिकारों के तहत ही हमारे यहाँ लोगों को अधिकार दिए गए हैं। अगर जो हमें लोग मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार उनका उल्लंघन करती है तो हमें पावर दिया गया है, हम डायरेक्ट जाकर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कहीं पर भी जाकर अपने मौलिक अधिकारों के लिए उसकी न्याय की मांग कर सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके अलावा दूसरा प्रावधान क्या लिया है हमने अमेरिका से? और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन किया गया है। ये हमने अमेरिका से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें क्या कहा गया है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है,
पहले तो 1950 में जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, उससे पहले जितने भी कानून या नियम चलाए जा रहे थे, उन नियम कानून को उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी अगर कोई कानून जो पहले से चला आ रहा था और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, तो उसको शून्य माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान तक अगर सरकार या संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसको शून्य माना जाएगा। उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो उनका उल्लंघन कर रहा है। तो ये किसमें कहा गया है? न्यायिक पुनरावलोकन में। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने और अमेरिका से क्या लिया है? राष्ट्रपति के पदनाम, राष्ट्रपति का पदनाम। जो हमने राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी, लेकिन राष्ट्रपति के पद का नाम हमने कहां से ले लिया? अमेरिका से लिया। ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पदनाम, उपराष्ट्रपति का पदनाम भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया है। तो फिर ध्यान रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान हमने कहां से ले लिया? ये भी हमने अमेरिका से ले लिया है। इसके अलावा हमने जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, आपने सुना होगा संविधान शुरू होने से हम भारत के लोग भारत को किस तरह से प्रस्तावना है, तो ये प्रस्तावना का विचार भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना का विचार ये कहां से लिया है हमने? ये प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना का विचार। इसके अलावा हमने अमेरिका से और क्या लिया है? इसके अलावा आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। इसके अलावा जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी हमने कहां से ले लिया है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। यानी हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय हो, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। ये बात ध्यान रखना है हमें, ये किसी के अधीन नहीं है। और जो हमारे न्यायपालिका है ये अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है। इसके अलावा हमने लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका वर्णन हालांकि अनुच्छेद 61 में दिया है। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हुई? जो अगर भारत का राष्ट्रपति है, अगर संविधान का उल्लंघन करता है और कोई अन्य गतिविधियों में लिप्त होता है, तो उसको क्या करेगा? संसद के कोई भी सदन, संसद के कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें 1/4 लोगों के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है और 14 दिन पहले और 14 दिन इसमें कार्रवाई। अगर इस संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये कहां से लिया प्रावधान? ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं अमेरिका के बाद अगले देश जहां से हमने सोच लिए हैं, तो आता है कनाडा। अमेरिका के बगल में पड़ता है कनाडा, तो तीसरा आता है आपका कनाडा। कनाडा से हमने लिया है संघात्मक शक्तियां, यानी संघात्मक शक्तियां, संघात्मक शासन व्यवस्था भी बोल सकते हैं हम, संघात्मक शक्तियां। इनमें क्या दिया गया है? संघात्मक शक्तियों में जो हमारा केंद्र है और राज्य है। हमने पढ़ा होगा राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है, लेकिन हमने संविधान को बनाते समय इस बात पर भी ध्यान दिया है कि हमारा जो देश है, राज्यों को पावर कम दिए गए हैं, इसमें संघ को पावर ज्यादा दिए गए, क्योंकि राज्य जब चाहे संघ उसको कंट्रोल कर सकता है। राज्य स्वतंत्र नहीं है, लेकिन राज्य हमेशा संघ के अंदर काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। किसका? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी भारत से कोई राज्य अलग होने की बात नहीं कर सकता है। राज्य सरकार संघ चाहेगा तो राज्य की सीमा बदल सकता है, राज्य का विभाजन कर सकता है, लेकिन राज्य अगर चाहे कि हम भारत देश से अलग हो जाए या संघ से अलग हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कहा गया है
कनाडा के संविधान से पावर हमने लिया है। दूसरा आता है केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, यानी राज्यपालों की नियुक्ति, यानी जो केंद्र सरकार होगी या जो संघ होगा वो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, और जो राज्यपाल होगा वो ही केंद्र का प्रतिनिधित्व होगा, और राज्यों में प्रथम व्यक्ति होगा राज्यपाल। सारे पावर और शक्ति उसके पास रहेंगे, राज्यपाल के पास रहेंगे, जो राज्य में राज्यपाल होगा। लेकिन उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? उसकी नियुक्ति कर रहा है संघ। तो ध्यान रखना, यहाँ पर राज्य को कंट्रोल करने का काम किया जाता है संघ के द्वारा। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम आयरलैंड से हमने क्या लिया है। अगला 3 होगा, चौथा देखते हैं। चौथा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए हमने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया? इनका उल्लेख अगर हम संविधान में देखें तो भाग 4 में इनका उल्लेख है। भाग 4 में इनका उल्लेख दिया गया है, लेकिन भाग 4 में इनका उल्लेख दिया गया और इनमें ये एक बात ध्यान रखना, जो नीति निर्देशक तत्व है इनके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों में लोगों को अधिकार दिए गए हैं, इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को कहा गया है कि सरकार को क्या कार्य करना चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को बताया गया है। सरकार के अगर आर्थिक सामर्थ्य है तो वो इस सब चीजों को पूरा करने का प्रयास करेगी। यानी आपने देखा होगा आज कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं होती हैं, ये सब नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही चलाई जाएंगी, क्योंकि हर एक नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का आर्थिक सामर्थ्य होगा तभी वो कोई योजना चला पाएगा। तो ये भाग 4 में को डाला गया है। इसको ये कहां से दिया गया है? प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है, सॉरी आयरलैंड से लिया है। दूसरा प्रावधान आयरलैंड से क्या लिया है हमने? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। वो चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में जो विशिष्ट लोग हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति कर सकता है भारत के उसमें इसमें राज्यसभा में कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है इसका प्रावधान कहां दिया गया है? कहां से दिया गया है? ये भी आयरलैंड से दिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ये हमने भी आयरलैंड से लिया है। अभी हमने बताया था संसदीय शासन प्रणाली में सर्वाधिक मत जिसको मिलेंगे उसको हम क्या करते थे? जीता हुआ मान लेते थे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 55 में दिया गया है। आर्टिकल कौन सा है? 55, अनुच्छेद 55। इसमें उल्लेख किया गया है जो निर्वाचन प्रणाली को अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली बोलते हैं। इसमें सीधा सीधा जान लो आप लोग कि राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 मत चाहिए, तभी आपको जीता हुआ माना जाएगा। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं अगले देश से, तो आता है दक्षिण अफ्रीका का नाम। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है हमने? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान तो हमने इससे क्या ले लिया? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें हम कोई चीज कानून जोड़ना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो हम दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान ले लिया है और ये अनुच्छेद 368 में दिया गया। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान दिया गया है, भाग 20 है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है, इसमें 3 तरह से संशोधन कर सकते हैं। एक साधारण बहुमत से कर सकते हैं, जिसमें 50+1 वोट मिल जाते हैं, तो संसद में प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाएगा। और ये संसद में संशोधन करने की संशोधन में आवश्यकता नहीं है 368 में, ये आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा विशेष बहुमत होता है, जिसमें निर्वाचित लोगों का 2/3 यानी 2/3 बहुमत मिलेगा, तभी बिल पास माना जाएगा। इसके अलावा तीसरे प्रकार का जो संशोधन होता है, उसमें क्या होता है? 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, तब जाकर के कोई बिल पास होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ये हमने प्रावधान लिया है दक्षिण अफ्रीका से, और इसमें दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और इसमें हमने 368 के तहत इसमें प्रावधान को डाला है। इसके अलावा है दूसरा प्रावधान इसमें हमने लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी जो राज्यसभा होगी उसके सदस्यों के निर्वाचन के बारे में कहा गया है। इसमें क्या होगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन राज्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यों के द्वारा जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, इनके द्वारा इनकी वोटिंग की जाती है, और प्रत्येक राज्य से कुछ निर्धारित सीटें आवंटित की गई हैं। उसी के अनुपात में प्रत्येक राज्य से राज्यसभा सदस्य चुन करके राज्यसभा भेजे जाते हैं, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। और ये स्थायी सदन है, कभी ये भंग नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला आता है आपका कौन सा नंबर था? हाँ, 6वां नंबर आता है आपका फ्रांस का संविधान। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता और समानता का सिस्टम है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो विचार है, जिसको आप प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। ये प्रस्तावना विचार कहां से लिया है हमने? ये हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस से क्या, जैसे कि मतलब हम जो फ्रांस होगा वहां से हमने ये सिद्धांत लिया है, और हमारे इसकी झलक आपको प्रस्तावना में दिखेगी, क्योंकि हमारे जो संविधान बनाया गया है, इसमें सभी वर्गों को पूरी फ्रीडम दी गई है। इसके अलावा सभी के जो अधिकार है, जाति धर्म के आधार पर, इनको भी उनकी जाति धर्म के आधार पर उनको भी अपनी स्वतंत्रताएं छूट दी गई है, यानी सबके लिए अधिकार दिए गए हैं। और हमें हमारे संविधान में भाग 14 से 18 तक ही आप देखो समानता की बात करी गई, सबको समानता के लिए बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो भारत देश होगा, जो हमारा गणतंत्र यानी लोकतंत्र है, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति का चुनाव होगा या जो शासन की प्रणाली होगी, वो उसका चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा चुनी जाएगी। तो ध्यान रखना है, जनता ही सर्वोच्च है किसी लोकतंत्र के देश में। जहाँ गणतंत्र है वहां पर जनता ही सर्वोच्च होती है। यहाँ से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जो सरकार का पदाधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा चुना जाता है? उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर अगला आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो यहां से हमने लिए समवर्ती सूची की भाषा। ये कहां से ली है हमने? भाषा, यानी समवर्ती सूची की भाषा हमने कहां से ली है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इसमें कहा गया है समवर्ती सूची में
समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जहां पर जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया है हमने? ये अमेरिका से लिया है हमने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इस पर चाहे तो राज्य कानून बनाए इस विषय पर, चाहे तो केंद्र कानून बनाए इस विषय पर, लेकिन जब दोनों के कानून आपस में टकराएंगे तो फिर केंद्र का कानून ही मान्य माना जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा हमने प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा, विचार हमने अमेरिका से लिया है लेकिन भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा हमने यहां पर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी जो संयुक्त बैठक की बात की गई है संसद के जो संसद के सत्र, अगर मैं संसद के दोनों सत्रों में लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाता है तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था भी की गई कि उनके मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा। उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का अधिवेशन का इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन जो सब संयुक्त अधिवेशन दोनों में सदनों में अगर मतभेद हो गया तो इसको संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? इसको बुलाने की जिम्मेदारी होती है भारत के राष्ट्रपति की। बुलाता कौन है इसको? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अगर अध्यक्षता की पूछ लिया जाए तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। थोड़े से अंतर है तो लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा लेकिन बुलाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अब आता है जर्मनी के संविधान से हमने कुछ चीजें ली हैं। जर्मनी इसको बीमर बोलते हैं, बीमर संविधान बोलते हैं। जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान। जर्मनी के संविधान से कुछ चीजें ली है हमने। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी जो अगर देश के अंदर अगर मान लीजिए आपातकाल लगा है तो आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे, आप उनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 आपके कभी नहीं छीने जा सकते, चाहे आपातकाल लगा हो या कुछ भी। लेकिन आपके अनुच्छेद 20 और 21 में जो आपको अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनसे कभी आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? अगला आता है जापान। तो जापान के संविधान से हमने क्या प्रावधान लिया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो भारत में शासन होगा वो कानून का शासन होगा, विधि के शासन होगा। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी भारत में जो शासन होगा विधि का शासन होगा। और जो प्रक्रिया दी गई है विधि में, जो हमारे संविधान में जो कानून दिया गया है उसी के अनुसार पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके ना कोई ज्यादा ना कोई कम, यानी आप प्रक्रिया का कोई ना कोई अतिक्रमण कर सकता है। जो कानून दिया गया, उल्लेख किया गया है, वही कानून व्यक्तियों पर अप्लाई होगा, ना कोई उसको बढ़ा करके ना कोई घटा करके। जो संविधान में लिखा है उसी के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी या उसी के अनुसार आप पर प्रक्रिया काम होगा, उसको चलेगा। ये सब चीजें कहां से ली हमने? ये दी है हमने आपके जापान से ली है। अगला देखते हैं, अगला आता है आपका रूस। जिसको पहले हम बोलते थे पूर्व में सोवियत संघ, अभी तो रूस बोलते हैं, पहले बोलते थे सोवियत संघ। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मौलिक
कर्तव्य ये हमने कहां से लिए हैं, ये सोवियत संघ से लिए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं कि अभी हमने पढ़ लिया कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है, सरकार को बताया कि आपको क्या करना है, और मौलिक अधिकारों को क्या गया, सरकार को नियंत्रित किया गया कि आप जनता के या लोगों के अधिकारों को वंचित नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक कर्तव्य में जनता से कहा गया कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। लेकिन ये जब मूल संविधान बना तब इसमें नहीं था ये प्रावधान, ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 कब जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया। 1976 में प्रावधान जोड़ा गया। कौन सा, ये आपका मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और रूप से हमने क्या लिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी हमने रूस के संविधान से ये सब तीनों शब्द आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको प्रस्तावना में मिल जाएंगे कि हमारा जो देश होगा सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक आधार पर न्याय करने का प्रयास करेगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इसमें समाजवाद के उदाहरण है। समाजवाद में क्या होता है कि गरीब और अमीर के जो बीच का जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके लिए कुछ ऐसी योजना दी जाएगी जिससे उनकी गरीबी और आर्थिक स्थिति सुधरे। इसके अलावा जो वर्ग राजनीति में पीछे है उनको राजनीति में भी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा हमारे संविधान में देखने को मिलता है कि आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे संविधान में सारी चीजों को बैलेंस किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह से हमने ये पढ़ा। इसके अलावा एक चीज नोट ला के लिख लो आप लोग, नोट। एक होता है संविधान में शून्यकाल। ये हमने किसी देश से नहीं लिया है, ये केवल भारत ने ही शुरू किया है, भारत ने बनाया है। ये भारत ने ही एक नई प्रक्रिया बनाई जिसको हम बोलते हैं शून्यकाल। और शून्यकाल का टाइम होता है संसद में दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, 12 to 1 PM, यानी दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में संसद में शून्यकाल होता है। शून्यकाल में क्या होता है कि संसद का कोई भी सदस्य अपना प्रश्न पूछ सकता है, उसको पहले से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। शून्यकाल में आप कोई सा भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। तो ये हमने पढ़े विदेशी स्रोत, जहां से संविधान परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। पूछा जाएगा आपसे एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तुम्हें पता होना चाहिए कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। आपसे पूछा जाएगा संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, तुम्हें पता होना चाहिए कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया, राष्ट्रपति के पदनाम कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति हो रही है तो किस देश से लिया गया है, प्रावधान पता होना चाहिए कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर निलंबन ये कहां से लिया गया है, तो भी हमें पता होना चाहिए कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, तो पता होना चाहिए हमें रूस से लिए गए। ये सब प्रावधान हमें पता होना चाहिए। परीक्षा में सीधे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इनको एक क्लास को लगातार रिवीजन करें, जिससे आपको इसका फायदा निश्चित रूप से परीक्षा में तो मिलना ही मिलना है। इसलिए आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करें और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, वो भी कर लें आप लोग। और ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहे तो आप लोग इसको क्लास को ज्वाइन करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।